आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम आयुर्वेद के कुछ बहुत ही खास पुराने दस्तावेजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें कुछ विशेष स्वास्थ्य स्थितियों का जिक्र है और ये हमें हजारों साल पहले की जो चिकित्सा समझ थी उसकी एक झलक देते हैं। हमारा मकसद है कि ये जो पुराने विवरण हैं, जो कभी-कभी थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, उनको खोलें, आसान बनाएं और उनकी मुख्य बातें सामने लाएं। आज हम खास तौर पर स्त्री रोगों मतलब योनि व्यापद, फिर अत्यधिक रक्तस्राव यानी प्रदर, वीर्य के दोष यानी शुक्र दोष और नपुंसकता यानी क्लैब्य, इन पर बात करेंगे। देखते हैं इन ग्रंथों में क्या लिखा है। बिल्कुल। और ये स्रोत वाकई कमाल के हैं। ये दिखाते हैं कि कैसे हमारे प्राचीन चिकित्सकों ने इन स्थितियों को सिर्फ पहचाना ही नहीं, बल्कि उनको बहुत व्यवस्थित ढंग से क्लासिफाई भी किया। उन्होंने उनके कारण क्या हैं, लक्षण क्या हैं, ये सब समझा और फिर इलाज के लिए भी दिशा निर्देश दिए। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सारा वर्गीकरण और समझ जो है वो शरीर के 3 मूल ऊर्जा सिद्धांत दोष, वात, पित्त और कफ, उन पर आधारित है। हर स्थिति को इन दोषों के घटने बढ़ने के नजरिए से देखा गया है, जो अपने आप में अनोखा है। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं योनि व्यापद से, जिसे आम भाषा में स्त्री रोग कह सकते हैं। स्रोत कहते हैं कि इसके 20 अलग-अलग प्रकार बताए गए हैं। ये तो काफी ज्यादा है। क्या ये सब अलग-अलग दोषों के बिगड़ने से जुड़े हैं? हाँ बिल्कुल, 20 प्रकार। ये अपने आप में दिखाता है कि कितना सूक्ष्म, कितना डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन रहा होगा। और हाँ, ये सभी प्रकार या तो वात या पित्त या कफ या फिर इन तीनों के मिले जुले असंतुलन से ही पैदा होते हैं। स्रोत में क्रम संख्या 4 से लेकर 13 तक कुछ प्रकारों के लक्षण दिए भी गए हैं। अगर आप चाहें तो कुछ उदाहरण देख सकते हैं। हाँ हाँ, जरूर। उदाहरणों से शायद ये समझना आसान होगा कि भाई ये दोष अलग-अलग लक्षण कैसे पैदा करते हैं। बिल्कुल। जैसे उदावर्तिनी को लेते हैं, क्रम संख्या 5। इसमें बताया कि योनि से बहुत ज्यादा झागदार रक्तस्राव होता है और ये बांझपन का कारण भी बन सकता है। अब यहाँ ये जो झागदार होना है, ये अक्सर वात दोष के बढ़ने का संकेत माना जाता है आयुर्वेद में। अच्छा। इसके उलट एक और है परिप्लुता, क्रम संख्या 6। इसमें योनि में जलन के साथ दर्द होता है और स्राव का रंग नीला बताया गया है। अब जलन और रंग में ये बदलाव ये अक्सर पित्त दोष के बढ़ने से जोड़े जाते हैं। गर्मी, तीखापन, ये पित्त के गुण हैं। और कफ का प्रभाव कैसे दिखता है? क्या उसका भी कोई उदाहरण है? हाँ, जैसे उपलुप्ता, क्रम संख्या 7 का जिक्र है। स्रोत इसे गांव की युवा लड़की इसे संभोग के कारण योनि मार्ग में चोट, सूजन और दर्द से जोड़ता है। अब यहाँ सूजन और भारीपन ये अक्सर कफ के प्रभाव से संबंधित होते हैं। हालांकि यहाँ चोट लगना एक बाहरी कारण भी है। एक और उदाहरण लें, अतिचरणा, क्रम संख्या 11। ये अत्यधिक संभोग के कारण होता है, जिससे योनि में सूजन और कोमलता आ जाती है। यहाँ भी सूजन में कफ की भूमिका हो सकती है और शायद वात का क्षय भी हो। यानी हर प्रकार के पीछे दोषों का एक खास पैटर्न है। और स्रोत में ये भी कहा गया है कि इनमें से कुछ जन्मजात भी हो सकते हैं। कर्णिनी, पुत्रघनी जैसे नाम थे शायद। हाँ, कर्णिनी, पुत्रघनी, अंतर्मुखी, सूचिमुखी, शुष्का, वामिनी, महायोनि, ये क्रम संख्या 14 से 20 तक हैं। और ये इशारा है कि कुछ स्थितियां जन्म से ही मौजूद हो सकती हैं। और क्या इन सभी 20 प्रकारों का असर संतान प्राप्ति पर पड़ता है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्रोत साफ कहता है कि किसी भी प्रकार का योनि व्यापद हो, उससे गर्भधारण में या संतान को धारण करने में बाधा आ सकती है। ये दिखाता है कि योनि के स्वास्थ्य को प्रजनन क्षमता के लिए कितना ज्यादा अहम माना गया था। अच्छा, उपचार की बात करते हैं। इतने सारे प्रकार हैं, तो क्या कोई एक सामान्य सिद्धांत, कोई जनरल प्रिंसिपल बताया गया है इनके इलाज के लिए? हाँ, एक सामान्य उपचार सिद्धांत का जिक्र है स्नेहन, स्वेदन। स्नेहन मतलब तेल या घी लगाना और स्वेदन मतलब भाप देना या सिकाई करना। इसका मकसद होता है दोषों को शांत करना, उनको पिघलाना और योनि को उसकी सामान्य अवस्था में वापस लाना। इसके बाद शायद विशिष्ट उपचार किए जाते होंगे। और स्रोत में एक खास दवा का नाम बार बार आता है, पुष्यानुक चूर्ण। पुष्यानुक चूर्ण, नाम तो बड़ा खास लग रहा है। क्या स्रोत में इसे बनाने का तरीका भी बताया है? मतलब इसमें क्या क्या पड़ता है? हाँ, विधि दी गई है और जड़ी बूटियों की लिस्ट तो काफी लंबी है। देखिए, इसमें पाठा है, जामुन और आम की गुठली, शिलाभेद, रसांजन, मोचरस, कमल केसर, कुटज, नागरमोथा, बेल, लोध्र, गेरू, काली मिर्च, सोंठ, मुनक्का, लाल चंदन, धातकी, मुलेठी, अर्जुन और भी कई हैं। करीब 25 चीजें बताई गई हैं। 25? अरे बाप रे, ये तो काफी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर लगता है। क्या हम इससे कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि चूर्ण काम कैसे करता होगा? सिर्फ लिस्ट याद रखना तो मुश्किल है। हाँ, लिस्ट तो लंबी है, पर यह देखना ज्यादा जरूरी है कि इसमें किस तरह की जड़ी बूटियां हैं। जैसे आपने देखा, लोध्र है, मोचरस है, आम जामुन की गुठली है। ये चीजें अपने
कसेलेपन मतलब एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी के लिए जानी जाती हैं। ये स्राव को रोकने में मदद कर सकती हैं। फिर पाठा, अतिविशा जैसी जड़ी बूटियां हैं जो शायद सूजन और इन्फेक्शन कम करने में मदद करती हों। मुस्ता, बिल्व पाचन और मेटाबॉलिज्म को ठीक करने में मदद कर सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये चूर्ण कई लेवल्स पर काम करता है। स्राव रोकना, सूजन कम करना और शायद शरीर के मेटाबॉलिज्म को भी संतुलित करना। बनाने के लिए इन सबको पीसकर पाउडर मतलब चूर्ण बना लेते हैं। और इसे लेते कैसे हैं? और क्या ये सिर्फ योनि व्यापत के लिए ही बताया गया है? स्रोत कहता है कि इसे शहद और चावल के पानी, जिसे तंडुलोदक कहते हैं, उसके साथ 2-3 ग्राम की मात्रा में लेना चाहिए। और हाँ, दिलचस्प बात यह है कि यह सिर्फ योनि व्यापत में ही नहीं, बल्कि प्रदर मतलब अत्यधिक रक्तस्राव, उसमें भी अर्श यानी बवासीर, अतिसार यानी दस्त और रक्तातिसार यानी खूनी दस्त, इन सब में उपयोगी बताया गया है। ये दिखाता है कि आयुर्वेद में अक्सर एक ही दवा कई स्थितियों में काम करती है, शायद इसलिए कि वो शरीर के मूल संतुलन पर काम करती है, न कि सिर्फ लक्षण पर। अच्छा, तो ये पुष्यानुगश चूर्ण तो काफी मल्टीपर्पस लगता है। आपने प्रदर का जिक्र किया और वो हमारा अगला विषय भी है, अत्यधिक मासिक रक्तस्राव, जिसे मेनोरेजिया भी कहते हैं। योनि व्यापित के बाद ये भी महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ा एक बहुत अहम मुद्दा है। इसके बारे में स्रोत क्या कहता है? हाँ, योनि व्यापत के इतने डिटेल्ड वर्णन के बाद स्रोत प्रदर पर भी ध्यान देता है, जिसे रक्त प्रदर भी कहा जाता है। इसमें 4 प्रकार बताए गए हैं और ये वर्गीकरण फिर से दोषों पर ही आधारित है। पहला है कफज प्रदर। इसमें स्राव थोड़ा पीलापन लिए हुए, गाढ़ा और ठंडा होता है, और खास बात यह है कि इसमें दर्द नहीं होता। ये कफ के गुणों भारीपन, ठंडापन को दिखाता है। और पित्त और वात वाले प्रदर, वो कैसे होते हैं? पित्तज प्रदर में पित्त के गुण साफ दिखते हैं। स्राव नीला या पीला, गर्म, दुर्गंध वाला होता है और साथ में जलन भी होती है। गर्मी, तीखापन, दुर्गंध, ये सब पित्त के बढ़ने के लक्षण माने जाते हैं। फिर आता है वातज प्रदर। इसमें वात के गुण हावी होते हैं। स्राव झागदार, पतला, रूखापन लिए हुए, लाल रंग का होता है और इसके साथ बहुत तेज दर्द भी जुड़ा होता है। दर्द जो है वो वात का एक मुख्य लक्षण है। और चौथा प्रकार कौन सा है? चौथा है त्रिदोषज प्रदर। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसमें तीनों दोषों वात, पित्त और कफ के मिले जुले लक्षण पाए जाते हैं। और आमतौर पर जब तीनों दोष बिगड़ जाते हैं तो स्थिति ज्यादा गंभीर मानी जाती है और उसका इलाज भी ज्यादा मुश्किल होता है। तो इन अलग अलग तरह के प्रदर के इलाज के लिए क्या बताया गया है? क्या यहाँ भी कोई कॉमन अप्रोच है? हाँ, जो सामान्य उपचार सिद्धांत है उसे रक्तपित्तहर चिकित्सा कहा गया है। रक्तपित्त आयुर्वेद में ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के लिए एक तरह का अम्ब्रेला टर्म है। तो प्रदर का इलाज भी उसी सिद्धांत पर आधारित है, जो शरीर में कहीं भी होने वाले एबनॉर्मल ब्लीडिंग को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें मुख्य रूप से बढ़े हुए पित्त और रक्त धातु की अशुद्धि को शांत करना होता है। क्या कोई खास प्रक्रिया, कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर बताया गया है? आपने पहले वमन का जिक्र किया था। हाँ, स्रोत में एक खास उपाय का जिक्र है जो आज शायद थोड़ा अजीब लगे। यह कहता है कि स्तनपान कराने वाली माताओं में अगर प्रदर हो तो उन्हें पहले उचित स्नेहन देना चाहिए, मतलब शरीर को घी या तेल पिलाकर तैयार करना, और उसके बाद वमन कराना चाहिए, यानी औषधि देकर उल्टी कराना। वमन, उल्टी कराना, मतलब इतनी ज्यादा ब्लीडिंग की स्थिति में ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? आज के नजरिए से तो ये नुकसानदेह भी लग सकता है। क्या स्रोत बताता है कि इसके पीछे क्या तर्क था? ये वाकई एक दिलचस्प पॉइंट है। स्रोत सीधे तौर पर बहुत लंबा चौड़ा तर्क तो नहीं देता, लेकिन आयुर्वेदिक सिद्धांत के हिसाब से देखें तो वमन को शरीर के ऊपरी हिस्से, खासकर पेट और छाती में बढ़े हुए कफ और पित्त दोष को निकालने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। तो शायद यहाँ सोच ये रही होगी कि प्रदर के मूल में जो दोषों का असंतुलन है, शायद पित्त और कफ का जुड़ाव, उसे शरीर से सीधे बाहर निकाल दिया जाए। पर यह समझना जरूरी है कि आयुर्वेदिक पंचकर्म प्रक्रियाएं बहुत सावधानी से और खास स्थितियों में ही की जाती थीं। ये कोई आम घरेलू उपाय नहीं है। समझ गई। वमन के अलावा और क्या उपाय बताए गए हैं? क्या डाइट और लाइफस्टाइल पर भी जोर है? हाँ, बिल्कुल। वमन तो एक खास प्रक्रिया है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे उपाय भी हैं। इनमें पथ्य सेवन यानी सही आहार लेना, ये बहुत जरूरी बताया गया है। फिर तर्पण यानी शरीर को पोषण देना, लंघन यानी जरूरत के हिसाब से उपवास रखना या हल्का भोजन करना, स्नेहपान यानी औषधीय घी या तेल पीना, और रक्त स्थापन यानी ऐसे उपाय करना जो सीधे रक्तस्राव को रोकें, जैसे कसैली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल, ये सब शामिल हैं। और हाँ, यहाँ फिर से पुष्यानुक चूर्ण का नाम आता है, जो हमने योनि व्यापद में भी देखा था। अच्छा। हाँ, और इसके अलावा बृहद शतपुष्पादि चूर्ण नाम की एक और दवा का भी जिक्र है। तो ये दिखाता है कि इलाज में सिर्फ दवाएं ही नहीं, बल्कि खानपान और दूसरी क्रियाओं का भी बराबर महत्व था। ठीक है, तो प्रदर के बाद अब हम पुरुषों के स्वास्थ्य से जुड़े एक विषय पर आते हैं, शुक्र दोष यानी वीर्य के दोष। स्रोत में इसके कितने प्रकार बताए गए हैं और वो क्या दिखाते हैं? हाँ, महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य के बाद स्रोत पुरुषों के वीर्य यानी शुक्र धातु की क्वालिटी पर भी ध्यान देता है। इसके 8 तरह के दोष बताए गए हैं।
ये प्रकार असल में वीर्य की जो सामान्य अवस्था होती है उससे अलग होने वाली अलग अलग कंडीशंस को दिखाते हैं। जैसे पहला फेनेल यानी वीर्य का झागदार होना, दूसरा तनु यानी वीर्य का बहुत पतला हो जाना, तीसरा रूक्ष यानी उसमें सूखापन ड्राइनेस होना, चौथा विवर्ण यानी उसका रंग नॉर्मल न होकर अजीब सा होना। ये तो 4 हुए, और बाकी 4 कौन से? बाकी 4 हैं, पांचवा पूती यानी उसमें बदबू आना, छठा पिच्छिल यानी उसका बहुत ज्यादा चिपचिपा होना, सातवां अन्य धातु संश्लिष्ट, ये एक अहम दोष है जिसका मतलब है वीर्य का शरीर की दूसरी धातुओं जैसे खून वगैरह के साथ मिला हुआ होना, और आठवां है अवसादी। इसका मतलब है कि वीर्य नीचे बैठ जाता है, सेटल हो जाता है, यानी उसमें कुछ गाढ़ापन या तलछट जैसा दिखता है। ये 8 स्थितियां बताती हैं कि वीर्य अपनी स्वस्थ अवस्था में नहीं है और फर्टिलिटी के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। ये वर्गीकरण भी काफी डिटेल्ड है। तो इन दोषों को ठीक करने के लिए उपचार का क्या तरीका बताया गया है? क्या ये सिर्फ वीर्य की गुणवत्ता बढ़ाने पर ही फोकस करता है? इलाज का मकसद तो यकीनन वीर्य की गुणवत्ता सुधारना और उसे प्रजनन के लायक बनाना है, लेकिन ये सिर्फ वही तक सीमित नहीं है। आयुर्वेद इंसान को एक पूरी इकाई के रूप में देखता है। इलाज में वाजीकरण चिकित्सा का खास स्थान है। वाजीकरण का मतलब होता है ऐसी दवाएं या उपाय जो यौन शक्ति और वीर्य की गुणवत्ता दोनों को बढ़ाते हैं। इसमें अक्सर पौष्टिक और ताकत बढ़ाने वाली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है। अच्छा, वाजीकरण। इसके अलावा और क्या उपाय हैं? इसमें रक्तपित्ताहार चिकित्सा का भी जिक्र है, जो शायद वो अन्य धातु संश्लिष्ट दोष मतलब वीर्य में खून वगैरह का मिलना को ध्यान में रखकर किया जाता होगा। साथ ही कुछ जाने मानी आयुर्वेदिक रसायन औषधियों का जिक्र है, जैसे जीवनीय घृत जो जीवन शक्ति बढ़ाने वाला घी है, च्यवनप्राश ये तो बहुत मशहूर रसायन है, और शुद्ध शिलाजीत जिससे ताकत और वीर्य बढ़ाने वाला माना जाता है। रसायन चिकित्सा का मकसद होता है शरीर के सभी धातुओं को पोषण देना और उम्र के असर को कम करना। तो शुक्र दोष का इलाज सिर्फ वीर्य पर नहीं बल्कि पूरे शरीर की शक्ति और संतुलन पर फोकस करता है। ये समग्र दृष्टिकोण या होलिस्टिक अप्रोच वाकई दिलचस्प है। इसी से जुड़ा हमारा आखिरी विषय है क्लैबिया, जिसे आमतौर पर नपुंसकता या इम्पोटेंस कहते हैं। स्रोत इसके कारणों को कैसे देखता है? हाँ, क्लैबिया या नपुंसकता पर भी स्रोत में विचार किया गया है। इसके 4 मुख्य कारण बताए गए हैं जो समस्या की जड़ को अलग अलग एंगल से देखते हैं। पहला, बीजोपघात या वीर्यनाश। इसका सीधा संबंध बीज यानी शुक्राणु से है। या तो शुक्राणु खराब है या वीर्य ही नष्ट हो गया है। ये सीधे सीधे शुक्र दोष से जुड़ सकता है। दूसरा, ध्वजोपघात या ध्वजभंग। ये ध्वज यानी लिंग की स्तंभन शक्ति मतलब इरेक्टाइल फंक्शन में कमी या उसके खत्म होने से जुड़ा है। यहाँ दिक्कत वीर्य में नहीं बल्कि शारीरिक अंग की क्रिया में है। और बाकी 2 कारण क्या है? तीसरा कारण है जरा यानी बुढ़ापा। स्रोत मानता है कि बढ़ती उम्र के साथ नेचुरली यौन क्षमता में कमी आ सकती है। और चौथा कारण है शुक्र क्षय यानी शरीर में वीर्य धातु की ही कमी हो जाना। ये बहुत ज्यादा मैथुन करने से, कुपोषण से या दूसरे कारणों से हो सकता है। तो आप देख सकती हैं कि नपुंसकता को सिर्फ एक तरह की समस्या नहीं माना गया बल्कि उसके अलग अलग मूल कारणों को पहचाना गया है। यह विश्लेषण तो काफी गहरा है। और इसके लक्षण क्या बताए गए हैं? क्या कोई खास संकेत है जिन पर ध्यान दिया गया है? मुख्य लक्षणों में वीर्य क्षीणता यानी वीर्य की कमी का होना बताया गया है, जो खासकर शुक्र क्षय या बीजोपघात वाले मामलों में ज्यादा दिखेगा। इसके अलावा एक और लक्षण का जिक्र है मैथुन के दौरान बहुत ज्यादा पसीना आना और थकान महसूस होना। ये शारीरिक कमजोरी और यौन क्रिया को बनाए रखने में असमर्थता का संकेत देता है, जो शायद ध्वजोपघात या शुक्र क्षय से जुड़ा हो सकता है। और इलाज? नपुंसकता जैसी जटिल स्थिति के लिए आयुर्वेद का क्या नजरिया है? क्या ये सिर्फ दवाइयों तक ही सीमित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इलाज का नजरिया काफी व्यापक है, मल्टी डिमेंशनल है। इसमें सबसे पहले शोधन प्रक्रियाएं शामिल हो सकती हैं, यानी शरीर की शुद्धि करना ताकि जो रुकावटें हैं या जमा हुए दोष हैं वो बाहर निकल सकें। फिर रसायन चिकित्सा का महत्व है, जो शरीर को फिर से युवा और ताकतवर बनाने पर फोकस करती है, जैसा हमने शुक्र दोष में भी देखा था। वाजीकरण औषधियां तो जाहिर तौर पर महत्वपूर्ण हैं ही, क्योंकि वो सीधे यौन शक्ति बढ़ाने का काम करती हैं। क्या कोई और खास प्रक्रियाएं भी हैं इसमें? हाँ, बस्ती कर्म का भी उल्लेख है। बस्ती एक तरह की औषधीय एनिमा प्रक्रिया है, जिसे आयुर्वेद में वात दोष को संतुलित करने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। चूंकि यौन क्रिया और स्तंभन में वात दोष की भूमिका बहुत अहम होती है, इसलिए बस्ती कर्म का इस्तेमाल लॉजिकल लगता है। ये पोषण देने और कमजोरी दूर करने में भी मदद कर सकता है। और क्या इसमें कुछ दवाइयों से हटकर भी पहलू शामिल है? आपने पहले मन शरीर संबंध की बात की थी। हाँ, और ये क्लैबिया के इलाज में बहुत साफ तौर पे दिखता है। स्रोत में दैव्यापाश्रय चिकित्सा का भी उल्लेख है। ये बहुत ही रोचक है। इसमें मणि धारण करना, मंत्रों का जाप करना, बलि देना मतलब सिंबॉलिक ऑफरिंग्स, होम या हवन करना, व्रत रखना, तपस्या करना जैसी आध्यात्मिक या मनोवैज्ञानिक स्तर पर काम करने वाली क्रियाएं भी शामिल हो सकती हैं।
ये दिखाता है कि आयुर्वेद मानता था कि नपुंसकता के कारण सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक, भावनात्मक या शायद प्रारब्ध से जुड़े भी हो सकते हैं। और इलाज में इन सभी पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है। ये सच में मन, शरीर और आत्मा के संतुलन पर आधारित चिकित्सा है। तो आज हमने आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों के कुछ हिस्सों का जायजा लिया। हमने देखा कि कैसे योनि व्यापद, प्रदर, शुक्र दोष और क्लैब्य जैसी स्थितियों को न सिर्फ पहचाना गया बल्कि दोषों के आधार पर उनका कितनी बारीकी से वर्गीकरण किया गया, उनके लक्षण समझे गए और उपचार के लिए कितने विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए। ये वर्गीकरण और उपचार विधियां हमें उस प्राचीन ज्ञान की गहराई और उनके ऑब्जर्वेशन की बारीकी का एहसास कराती हैं। बिल्कुल सही कहा। और ये विश्लेषण हमें बार बार यही दिखाता है कि आयुर्वेद का नजरिया कितना समग्र था, कितना होलिस्टिक था। एग्जैक्टली। ये सिर्फ बीमारी के लक्षणों को दबाने पर ध्यान नहीं देता था, बल्कि समस्या की जड़ तक जाने की कोशिश करता था कि भाई शरीर में वात, पित्त, कफ का संतुलन कैसे बिगड़ा, कौन सी धातुएं प्रभावित हुई और व्यक्ति की मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति कैसी है। ये वाकई एक संपूर्ण अप्रोच है जो आज भी बहुत रेलेवेंट है। ये बहुआयामी उपचार जिसमें आहार, औषधि, पंचकर्म और यहाँ तक कि आध्यात्मिक उपाय भी शामिल हैं। क्या ये ज्ञान आज की आधुनिक चिकित्सा के साथ किसी तरह का पुल बना सकता है? क्या ये दोनों पद्धतियां, खासकर उन जटिल या पुरानी स्थितियों में जहां मॉडर्न साइंस भी कभी-कभी संघर्ष करता है, एक दूसरे की पूरक बन सकती हैं? ये सोचने लायक बात है। अगली चर्चा तक गहराई से सोचते रहिए।